Hello and welcome back to Step by Step Study. So this is the part 3 of your chapter, that is crop production and management. लास्ट दो पार्ट्स में, दैट इज़ जो लास्ट की दो वीडियोस थी, हमने उसमें कहाँ तक कर दिया था, वहाँ हमने अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करवाया था फ्रॉम वेरियस बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिसीजेस. तो प्रोटेक्शन किससे चाहिए होती है हमारे क्रॉप्स को? बेसिकली स्ट्रे एनिमल्स से. स्ट्रे एनिमल्स कौन से होते हैं आपके? जैसे कि ये जो गाय, बैल, इस टाइप के एनिमल्स को हम स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं. और प्रोटेक्शन होती कैसे? बाय फेंसिंग अराउंड द फील्ड. सेकेंड थिंग हमने पढ़ा था कि वी प्रोटेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम द बर्ड्स. बर्ड्स जो होते हैं उनको हम स्केयर कर सकते हैं बाय बीटिंग द ड्रम और विद द हेल्प ऑफ अ स्केयर क्रो. एंड थर्ड जो था वो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज. हमारी क्रॉप्स में डिफरेंट टाइप की डिसीजेज भी लग जाती हैं. फॉर एग्जांपल कुछ डिसीजेस फंगाई के वजह से लगती हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस की वजह से. जो मेन इसमें पढ़ना था, जो मैंने इसमें मेन चीज़ बताई थी आपको, वो ये था जैसे कि आपकी वीट की डिसीज़ेस होती हैं, जो फंगल डिसीज़ेस होती हैं. बेसिकली कौन कौन सी? रस्ट एंड स्मट. पटैटो की डिसीज़ कौन सी है? फंगल डिसीज़, इट इज़ ब्लाइट. एंड आपकी विल्ट, WILT, ये डिसीज़ क्या चीज़ जो है ये डिसीज़ कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉजेज विल्ट. एंड ब्लास्ट जो है इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ पेडी क्रॉप्स एंड इट इज़ कॉज्ड बाय फंगस. ओके, देन हमने किया था कि हम इन डिसीज़ेस को, प्लांट्स को डिसीज़ेस से कैसे बचा सकते हैं. पहला हमने पॉइंट किया था कि हम जो अपने सीड्स हैं उसको पहले से ही फंगीसाइड्स उस पर डाल लें ताकि उसके ऊपर डिसीज़ेस ना हो. दूसरा, डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सीड लेके आएँ और फिर इसको बोएं. तीसरा था बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स ऑन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर्स, राइट. फिर था हमारा, हम प्रोटेक्शन करते हैं अपने क्रॉप्स की विद पेस्ट से. पेस्ट क्या हैं आपके? ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके उसको खा जाते हैं क्रॉप को. दीज आर नोन एज पेस्ट. अब ये जो पेस्ट में आते हैं बेसिकली आपके जैसे रॉडेंट्स, रैट्स, जिनको हम बोलते हैं रॉडेंट्स, या फिर आपको रैट्स मिल जाएगा, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये होते हैं आपके पेस्ट. और इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इन पेस्ट से? वी प्रोटेक्ट देम बाय यूजिंग केमिकल्स जो हम स्प्रे करते हैं इनके ऊपर, और उन्हीं को बोलते हैं हम पेस्टिसाइड्स. ओके, पेस्ट को अगर मारना है तो आप पेस्टिसाइड यूज़ करोगे. छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अगर आपको मारना है तो वी विल यूज़ इंसेक्टिसाइड्स, राइट. देन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज़ कॉमन इंसेक्टिसाइड्स. कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड्स हमने पढ़े थे. दीज आर कौन कौन से पढ़े थे? BHC, जिसका कॉमन नेम है आपका गामाक्सीन. देन वी हैव डन मैलाथियन, देन डेमिक्रॉन या फिर पॉलीथियन. ओके, ये सभी आपके जो हैं इंसेक्टिसाइड्स हैं. देन हमने कुछ पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स डालते हुए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है. प्रिकॉशंस आपको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस ये लेना है, जब भी आप पेस्टिसाइड डालें आपके नाक और मुंह कवर होना चाहिए, हैंड्स में ग्लव्स होने चाहिए. जब भी आप स्प्रे करें पेस्टिसाइड को तो जो विंड की डायरेक्शन है आपकी साइड नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए. एंड तीसरा था, जैसे ही आप पेस्टिसाइड जाओ फील्ड में, पेस्टिसाइड स्प्रे कर दो, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दो, तुरंत आते ही आपको अपने हाथ, पैर, मुंह सब अच्छे से थॉरोली क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है. ओके, सो अब की वीडियो स्टार्ट करते हैं. रिवीजन बहुत हो गई है, चलिए. सो अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग. एक बार हमने अपनी पेस्ट से अपनी क्रॉप्स को बचा लिया है, अब हम करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या होता है? लेट्स डिस्कस. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इज टर्म्ड एज हार्वेस्टिंग. जैसे कि आपकी फसल बन के तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हम उसकी कटाई करते हैं और उसी कटाई के प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्ट करना. सो दिस हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय 2 मेथड्स. आइदर मैनुअली, या तो हम मैनुअली काटें, मतलब सिकल, विद द हेल्प ऑफ सिकल, दैट इज़ दराती की हेल्प से काट दो, या आप मशीन की हेल्प से काट दें. और मशीन जो होती है वो होती है आपकी कंबाइनर, या फिर उसको बोलते हो आप हार्वेस्टर की हेल्प से भी आप क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं. देन व्हाट वी हैव इज़, हार्वेस्ट करके जो हमारा ग्रेन, जो क्रॉप प्रोड्यूस आता है, जो हमारे ग्रेन्स आते हैं, हार्वेस्टेड ग्रेन्स को आप क्या बोलते हो? दीज आर नोन एज क्रॉप प्रोड्यूस. चलिए, अब आपको पता है कि हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं दे शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज़ लेस देन 14% बाय वेट. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है. ओके,
एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके सीरियल क्रॉप्स हैं दे चेंज देयर कलर टू गोल्डन येलो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, राइट। चलिए, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने हार्वेस्टेड ग्रेन्स को, ठीक है, जो ग्रेन है आपके उसको हार्वेस्टेड क्रॉप से सेपरेट करते हो। मतलब आपकी जो पूरी फसल है उसमें से कटाई हो गई, फिर आप छोटे जो उसमें से ग्रेन्स निकालोगे। फॉर एग्जांपल गेहूं आपको निकालने हैं आपकी हार्वेस्टेड क्रॉप में से, कटी हुई क्रॉप में से, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रेशिंग। इट इज़ नोन एज थ्रेशिंग। एंड द मशीन कॉल्ड कंबाइन इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। ये जो मशीन है कंबाइन नाम की, ये हार्वेस्ट करने के भी काम आती है, कटाई में भी काम आती है, और जो आपके क्रॉप्स हैं उसको निकालने में भी काम आती है। बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग में ये यूज़ होती है, ठीक है। आप नेट पे इन तीनों चीज़ों की वीडियोस देखें कहाँ कहाँ की। पहला चीज़ आप फोटो देखनी है आपको विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, एक छलनी होती है उससे छानते हैं, फिर गेहूं और जो हे होता है अनवांटेड मटेरियल वो उड़ जाता है हवा में और आपका जो क्रॉप है वो नीचे गिर जाता है। विनोइंग इस तरीके से काम करता है, जैसे एक पंखा होता है उसी के तरीके से। देन वी हैव एक थ्रेशर। थ्रेशर क्या होता है, इसकी फ़ोटो देखनी है आपको, विनोइंग मशीन देखनी है, और एक कंबाइन क्या होता है ये आपको देखना है। चलिए, अब हमने क्रॉप निकाल लिया है अपना, अच्छे से ग्रेन्स निकाल लिए हैं हार्वेस्ट में से। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ये स्टोरेज हमें करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, देखिए, वी ऑल नो कि हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं वो हम थ्रू आउट द ईयर, ताकि हमें अवेलेबल रहें और हर प्लेस में, हर कंट्री में वो चले जाएं, तो उसी वजह से हम स्टोरेज करते हैं उसकी। कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वो सीजनल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका वीट है तो विंटर्स का है तब आपके पास क्रॉप्स आ गए, राइट। अब कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में उगते हैं, यहाँ की मिट्टी है कुछ तो यहाँ पर कुछ उगेगा, कुछ साउथ में कुछ उगेगा, नॉर्थ में कुछ उगेगा, ईस्ट में कुछ उगता है आपका। तो उसी वजह से, ताकि ये सारा क्रॉप हर पार्ट में अवेलेबल हो, थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हो, जो हमारी गवर्नमेंट है ये किसानों से ख़रीद के हमारे फूड ग्रेन्स को स्टोर करती है। एंड दिस, बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू स्टोर आवर फूड ग्रेन्स, ओके। अब ये जो फूड ग्रेन्स हैं अब जब स्टोरेज होती है तो वी ऑल नो कि हार्वेस्टेड फूड ग्रेन जो होता है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये मॉइस्चर क्या करता है, ये आपकी फंगी और मोल्ड्स की जो ग्रोथ है वो आपके ग्रेन्स पे ज़्यादा कर देता है, और आपकी जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको कर देता है स्पॉइल। तो वी नीड समथिंग कि जिस वजह से ये जो हमारे फूड ग्रेन्स है वो स्पॉइल ना हो। तो हमारे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले ध्यान रखना है कि हमें उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। दे शुड बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज। और ये ड्राई होंगे कैसे, ये होते हैं ड्राई आपके, ये जब जैसे ही आपका गेहूँ निकल जाएगा या फिर जो भी ग्रेन है आपका निकल जाता है उसको धूप में रखा जाता है टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर, एंड देन ड्राइड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन अ सुटेबल स्टोरेज कंटेनर, ठीक है। अब दो तरीके के आप स्टोरेज कर सकते हैं। अगर इफ़ वी आर स्टोरिंग ऑन डोमेस्टिक लेवल, अगर हमें डोमेस्टिक लेवल पे स्टोरेज करनी है तो फूड ग्रेन्स जो हैं आपके स्मॉल कंटेनर्स में स्टोर होंगे, एंड दी स्मॉल कंटेनर्स आर मेड ऑफ टिन या कोटेड विद आयरन या फिर मड और क्ले। अगर आपको कमर्शियल स्केल पे स्टोरेज करनी है तो जैसे कमर्शियल स्केल पे क्या आप स्टोर करते हो, फूड ग्रेन जैसे वीट हो गया, आपका गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, ग्राम हो गया आपका, तो इन सब को हमें कमर्शियल स्केल पे स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको हम स्टोर करते हैं गनी बैग्स में, या फिर आप इसको बोलते हो ग्रेन सिलोस। गनी बैग्स जो हैं आपके, गनी बैग्स होते क्या हैं, बहुत बड़ी बड़ी बोरियों को, जो बोरी होती है हम उसको बोलते हैं गनी बैग्स। अब ये जो गनी बैग्स हैं, these are filled with food grains and are stacked in large godown about 60 to 70 centimeter away from the walls on a wooden platform about 15 to 17 centimeter above the ground, okay। अब ये जो बोरियां हैं ये 60 से 70 सेंटीमीटर दूर रखी जाती हैं आपकी वॉल से, और एक वुडन प्लेटफॉर्म पे इनको रखा जाता है 10 to 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं ग्रेन सिलॉस। ये ग्रेन सिलॉस क्या है आपके, ग्रेन सिलॉस एक स्पेशली डिज़ाइंड टॉल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं। गोल गोल आपने देखा होगा कई बार, अब जब गांव की साइड जाते होंगे तो गोल गोल से स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे और ऊंचे। तो उसमें क्या होता है, आपके ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसकी फ़ोटो, ग्रेन सिलॉस कैसे दिखते हैं।
कुछ इस तरीके से आपके ग्रेन सिलॉज आपको दिखेंगे, लाइक दिस, सिलेंड्रिकल होते हैं ये, और इस तरीके से आपके ग्रेन्स की स्टोरेज इसमें होती है। अब हर लेवल पे यहाँ पर आप सारे हर लेवल पे आपके जो ग्रेन्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं। ग्रेन सिलॉस आप एक बार फ़ोटो डाल के देखिएगा, आपको नेट पे अवेलेबल होंगी। अगर अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट अब जो वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें फ़ोटोज़ भी आपके साथ साथ डालूंगी ताकि आपको समझ आ सके। अब जब भी हमें फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट है तो हम कोई भी ओपनिंग जो है वो खोल के अपना ग्रेन ले सकते हैं फ्रॉम दी सिलॉस। ओके, चलिए अब ये प्रोसेस है आपका विनोइंग। विनोइंग हमने अभी करा ही था। विनोइंग होता है आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स आर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम शाफ एंड हे। ये पढ़ा ही था मैंने, कैसे जो एक उसकी तरह होते हैं, पंखे की तरह उसको हिलाते हैं और उसके बाद जो आपका शाफ है वो अलग हो जाता है, हे अलग होता है, और आपके जो ग्रेन्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम शाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज़ नोन एज विनोइंग। चलिए, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स ये हम कर चुके हैं। नाउ इट इज़ कोल्ड स्टोरेज। वी ऑल नो कि कुछ फूड्स जो हैं वो होते हैं पेरिशेबल एंड सम आर नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल फूड मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। नॉन पेरिशेबल होते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते। सो पेरिशेबल फूड मटेरियल्स आर वेरी शॉर्ट, हैव अ वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। लाइक ऑर्डिनरी कंडीशन आप दोगे किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आपने कहीं दाल रख दी है या फिर कोई और चीज़ रख दी है, उन पेरिशेबल मटेरियल, या फिर कोई एप्पल ले लिया हमने, ये सब होते हैं आपके पेरिशेबल जो जल्दी सड़ने वाले होते हैं। हमने एप्पल को रख दिया फ्रिज में, नहीं, एक ऑर्डिनरी कंडीशन में समर्स में हमने एप्पल लिया है और एप्पल लेके हमने बाहर रख दिया, वो ऑब्वियसली बात है सड़ेगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं जो सड़ने वाले आइटम्स हैं, जल्दी ख़राब होने वाले आइटम्स होते हैं, उनको बोलते हैं पेरिशेबल। they have a very short shelf life under ordinary condition. तो these food materials they should be stored safely at low temperature. अब इन सबको हमें लो टेम्परेचर पे सेव करना होता है, अच्छे से स्टोर करना होता है। अब ये जो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, हम इसको कम टेम्परेचर पे क्यों स्टोर करते हैं? टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। क्यों? क्योंकि जो आपका लो टेम्परेचर है, पहली बात ये आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को, यीस्ट की ग्रोथ को, मोल्ड की ग्रोथ को ये कर देता है आपका कम। और कम होता कैसे है? इट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन योर फूड मटेरियल। देन लोअरिंग टेम्परेचर हेल्प्स फूड मटेरियल रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब आपने देखा होगा जब भी आप कोई मटेरियल लेके आते हो या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह, कुछ भी सब्जी फ्रूट्स कुछ भी लेके आते हैं, तो आप उसको कहाँ स्टोर करते हो? अपने फ्रीज़र में। फ्रीज़र में वो स्टोर होता क्यों है? ताकि जो आपकी पहली चीज़ न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो लॉस ना हो उसकी, दूसरा जो ताजगी है उसकी, फ्रेशनेस है, वो मेंटेन रहे। अदरवाइज़ बाहर निकाल के रखोगे वो सड़ जाएगी, ठीक है। तो इन दो वजह से हमें करना होता है इसका कोल्ड स्टोरेज। नाउ अगर हमें अपने होम में, अपने घरों में स्टोरेज करना है फूड मटेरियल का, या तो हम आइस बॉक्स में करेंगे या फिर रेफ्रिजरेटर में करेंगे। सिमिलरली घर में तो हमने अपने फ्रिज में रख लिया, लेकिन जो आपका बाहर है, आपकी कमर्शियल स्केल पे जो स्टोरेज होती है पेरिशेबल फूड मटेरियल की, उसको हम कहाँ पर स्टोर करते हैं? हम उनको स्टोर करते हैं डीप फ्रीज़र या फिर बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज में। डीप फ्रीज़र और कोल्ड स्टोरेज, इनमें आपके जो हैं पेरिशेबल फूड आइटम्स कमर्शियल स्केल पे स्टोर होते हैं। अब कोल्ड स्टोरेज होती कैसे? इट इज़ अ लार्ज गोडाउन लाइक एंक्लोजर मेंटेन अ लो टेम्परेचर बाय लार्ज रेफ्रिजरेशन मशीन। जैसे हमारे यहाँ एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, उसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज दैट इज़ योर गोडाउन। गोडाउन में भी बहुत सारा जो है रहता है आपका क्रॉप, और उसमें जो है आपके फसल में, ताकि वो क्रॉप नहीं, जो भी आपको स्टोर करना है पेरिशेबल फूड आइटम, बहुत सारे रेफ्रिजरेशन मशीन रहती हैं वहाँ पर, और उससे वो स्टोर होता है, और उसको हम कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं। ओके, नाउ वी कम्स टू बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है ये? वी ऑल नो क्रॉप्स आर सीजनल एंड क्रॉप यील्ड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, राइट। क्रॉप सीजनल होते हैं, कोई क्रॉप किसी सीज़न में आता है, कोई क्रॉप किसी सीज़न में ग्रो करता है, और क्रॉप यील्ड भी जो है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड एग्रीकल्चर जो है हमारी कंट्री में, वो हैवी रेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी मानसून अच्छी है, रेंस अच्छी हैं, तो हमें बहुत अच्छी क्रॉप मिलेगी। लेकिन अगर मानसून कभी ऐसा हो जाता है, भाई भगवान ना करे कि मानसून नहीं आई, तो सबको पता है कि बहुत नुकसान होता है फसल को। तो ऐसी कंडीशन में, इन केस ऑफ योर सीवियर ड्रॉट या फिर व्हेन मानसून फेल्स इन मैनी एरियाज ऑफ अ कंट्री, वी नीड अ बफर स्टॉक फॉर आवर फूड।
जब हमें पता है कि क्रॉप की प्रोडक्शन पुअर है और हमें जो है काफ़ी जनता का, पूरे देश का पेट पालना है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब ये क्रॉप बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, हमारी फसल अच्छी होती है, हम इसको स्टॉक कर लेते हैं। हमारी जो सरकारें हैं वो इस क्रॉप को ख़रीद के इनको स्टोर करवा लेती है ग्रेनरीज में, और उसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक होता है जब इमरजेंसी का टाइम होता है, जब आपका जो रेनफॉल है वो कम होती है, या फिर कुछ ऐसी कैलामिटी आ जाती है जिसकी वजह से हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती, उस टाइम पे जैसे फ्लडिंग हो गई कई बार, या फिर पानी इतना भर गया कहीं से सडनली, या सूखा पड़ गया, कुछ भी हो सकता है, हम थाउजेंड्स, देयर आर न्यूमरस रीजंस जो आपकी फसल को ख़राब कर सकते हैं। तो उस टाइम पे उस चीज़ को बचाने के लिए हम जो है, हमारी गवर्नमेंट पहले से ही बफर स्टॉक्स तैयार रखती हैं, ताकि अगर किसी टाइम पे अगर फसल अच्छी नहीं हुई तब भी जो है हमारे पास इनफ फूड अवेलेबल रहे टू सर्व आवर पॉपुलेशन। ओके, और इसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक्स। एंड ऑन आवर कंट्री हैज़ अ वेरी फेवरेबल buffer stock of food grains. Such buffer stock also helps to maintain price line of the food grains in open market में, ये price line को भी maintain करने में help करता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसका आप मुझे जवाब दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द टू मैन्योर और फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड? कल हमने करा था, इसको अटेम्प्ट करना है आपको। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करनी है, इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो द आंसर इज़ फर्टिलाइज़र, ये आपका मैन मेड है। कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, ये है आपका यूरिया। देन what is the huge reserve stock of food grains held by government agency called? अभी हमने करा था, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो बफर स्टॉक। देन वी हैव नेम द केमिकल यूज फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट। कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं पेस्ट से? पेस्टिसाइड्स। और कुछ पेस्टिसाइड्स के आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, मैंने जो पहले कराए थे। नेम 2 मशीन्स यूज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के टाइम पे 2 मशीन्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं? कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें 2 पूछी गई हैं। तो कंबाइनर भी होते हैं, हार्वेस्टर भी होते हैं आपके। वी ऑल्सो हैव थ्रेशर। तो ये सारी मशीन्स हैं जो आपके हार्वेस्टिंग के टाइम पे यूज़ होती हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। अब हमने खेती तो कर ली, अपने जो फील्ड है वहाँ से तो उगा लिया, बट क्या सिर्फ हमें खेती से ही मिलता है सब कुछ? नहीं, वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज ऑल्सो। एनिमल सोर्सेज क्या? जैसे डेयरिंग। डेयरिंग क्या होता है? डेयरी, आप डेयरी सुना होगा, डेयरी से दूध लेके आते हो। तो और बेसिक जो डेफिनेशन होती है डेयरी की, वो होती है आपका rearing of cattle for producing milk and milk products on large scale is known as dairying. Okay, rearing of cattle, cattle को rear करना for producing milk। अब ये cattle में milk कहाँ से? cattle कुछ भी हो सकता है, आपका पालतू पशु कोई भी cattle हो सकता है। फॉर एग्जांपल काउ से भी मिल्क मिलता है आपको गोट से भी मिल्क मिलता है, आपको बफेलो से भी मिलता है। आप कई लोग जो हैं ऊँट का भी दूध पीते हैं राजस्थान साइड में। तो काफ़ी इनको बोलते हैं आप, इन एनिमल्स को आप बोलते हो कैटल। अब अगर हम इसको रियर करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर आर यूज़ लाइक फॉर मिल्क एंड इट्स मिल्क प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डेयरिंग। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? मिल्क, चीज़, बटर, घी, खोया, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, दीज ऑल आर डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो गायें हैं कौन कौन सी अच्छी हैं, या फिर सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है, तो आपको ये याद रखना है। एक है आपकी ब्रीड होल्स्टीन, HOLSTEIN, फ्रेसिन, FRIESIAN। दूसरी आपकी है ब्राउन स्विस, जो बहुत ही अच्छा दूध देती है, ब्राउन स्विस, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स आपको पता ही हैं। एंड मिल्क, चीज़, कर्ड, घी, खोया, आइसक्रीम, दीज आर योर डेयरी प्रोडक्ट्स। नाउ विल कम टू पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या है? ये पोल्ट्री में इट इंक्लूड्स बर्ड्स, जैसे कि ये सब में बर्ड्स इंक्लूडेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल चिकन हो गया आपका, हैन है,
डक्स हैं, गीज़ हैं, गूज गीज़ पढ़ा होगा, टर्की हैं, दीज टर्की, और इनको हम क्या भी बोलते हैं, इनको हम फ्राउल्स भी बोलते हैं, FROWLS, राइट। पोल्ट्री में ये सारे बर्ड्स आते हैं, जो आप चिकन खाते हो, एग्स वगैरह खाते हो, ये आते हैं आपकी पोल्ट्री से। डक्स हो गई, डक्स के अंडे भी होते हैं, गीज़ के अंडे भी लोग खाते हैं, टर्की को भी लोग खा जाते हैं उठा के, तीतर, बटेर, ये सब भी खाते हैं, तो इसको पता नहीं पोल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, जब हम इन पोल्ट्री बर्ड्स को यूज़ करते हैं, रियर करते हैं और इनकी ब्रीडिंग कराते हैं, ब्रीडिंग मतलब मेटिंग कराना, ताकि ये एग्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकें। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। जहाँ पर ये रियरिंग का प्रोसेस होता है, द प्लेस वेयर पोल्ट्री इज़ रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, जिस प्लेस पे ये पोल्ट्री जो है रियर करी जाती है लार्ज स्केल पे, दीज आर नोन एज पोल्ट्री फार्म्स। बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहाँ पर रियरिंग और ब्रीडिंग होती है पोल्ट्री की एग्स के लिए और मीट के लिए। अब नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका एग और मीट है, ये किस सोर्स ऑफ उसमें जो है रिच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। तो एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन्स। ओके, ये सब हमने कर लिया है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो हैचिंग, अगर आपने इंक्यूबेटर सुना होगा, हैचिंग सुना होगा, हैचिंग क्या है। जो फाउल है आपका, दे ले एग्स, ठीक है, अंडे दे दिए उसने, एंड इट सिट्स ऑन एग्स फॉर अबाउट 21 डेज। अब हैचिंग पीरियड होता क्या है आपका, एक होता है हैचिंग पीरियड और एक बात आता है फिर आपका जब हैच हो जाता है। हैचिंग पीरियड होता है जब आपकी मुर्गी ने, आप फाउल छोड़ो, मुर्गी सुनो, आपकी मुर्गी ने अंडे दे दिए, मुर्गी अंडों पे बैठी, जब तक उसके एग जो हैं वो ऊपर बैठती है उन अंडों पे जिस टाइम पीरियड तक, और जब आपके जो एग में से चूज़ा नहीं निकल के आ जाता, उस पीरियड को बोलते हैं हैचिंग पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल फाउल जब अंडे देता है तो वो बैठता है अपने एग्स के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज़ तक। तो वो जो 21 डेज़ का टाइम पीरियड है उसी को हम हैचिंग पीरियड कहते हैं। तब तक हमारा जो अंडा है वो हैच होके उसमें से छोटे छोटे वो निकल जाते हैं, ठीक है, चिकन। नाउ अब हम बात करते हैं कि अब ये दो प्रोसेस से होता है। एक तो हम क्या बोलते हैं कई बार कि ये फैक्ट्री वाले अंडे हैं, ठीक है। फैक्ट्री वाले अंडे क्या चीज़ें हैं ये डिस्कस करते हैं। अब देखिए, दो तरीके से यहाँ से निकलता है आपका चिकन। या तो हम मुर्गी को डायरेक्टली बिठा दें। अब मुर्गी का ये तो है नहीं अब कि भाई हर बार जितने भी अंडे देगी वो उसके ऊपर बैठेगी, 10-15 दिन वेस्ट करेगी अपने, फिर 10-15-20 दिन 25 दिन बाद फिर से अंडे देगी, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, जो एग्स होते हैं उनको ले लेते हैं और रादर देन कि हम इनकी हैचिंग मुर्गी के द्वारा कराएं, कि मुर्गियों को उसके ऊपर बिठाएं, हम क्या करते हैं इनको बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स में ये हैचिंग जो है इंक्यूबेटर्स में होती है, ठीक है। रादर देन कि मुर्गी बैठे, ये यहाँ पर जो है हैचिंग होती है इंक्यूबेटर्स में। टेम्परेचर और मॉइस्चर इन इंक्यूबेटर्स में उतना ही प्रोवाइड करा जाता है जितना कि जब वो मुर्गी है उसके ऊपर बैठती है उसका जो टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर इनको भी प्रोवाइड कराया जाता है इन इंक्यूबेटर्स, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए हैचिंग कितने टाइप्स की होती है, तो हैचिंग में आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नेचुरल हैचिंग, जब आपका जो बर्ड है वो अपने एग्स के ऊपर बैठे और नेचुरली हैच कराए। सेकंड इज़ इंक्यूबेटर्स, इन द इंक्यूबेटर्स मतलब जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स में इंक्यूबेटर्स होते हैं और वहाँ से हैचिंग होती है, राइट। चलिए मूविंग फर्दर। अब कुछ आपको जो है पोल्ट्री केयर के बारे में बता दें। हमें पता है कि ये जब पोल्ट्री होती है हमारी, एग्स होते हैं, फिश जो आपके चिकन है, मीट है, जो भी आपको बर्ड से एनिमल से मिलती है, इट रिक्वायर्स गुड केयर एंड फॉर फूड शेल्टर एंड डिसीज़ कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि हमने एग्स ले लिए, हमने अंडे वो करवा लिए तो उसके बाद हमें उनका ध्यान भी रखना है, क्यों कि अच्छे से शेल्टर मिले, उनको डिसीज़ भी ना हो। ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड, जब वो ग्रोइंग पीरियड होता है हमारे चिकन का, ये रिक्वायर करता है एनफ स्पेस और रेस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड। मान लो अंडे से चूज़ा बाहर निकल गया, उसको अच्छा अपना स्पेस चाहिए होता है, और दूसरा उसको चाहिए होता है रेस्ट्रिक्टेड और कैलकुलेटेड फीड। ये नहीं है हमने बहुत सारा फीड खिला दिया, उसको बहुत सारा खाना खिला दिया, इतना नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कितना खाना जो उसको है देना है, राइट। अब जब ड्यूरिंग लेइंग पीरियड, जब लेइंग पीरियड क्या होता है आपका,
from sexual maturity till end of egg laying. Okay, this is known as your laying period. लेइंग पीरियड है आपका फ्रॉम सेक्शुअल मैच्योरिटी, जब वो सेक्शुअली मैच्योर हो जाता है, टिल द एंड ऑफ एग लेइंग, राइट। नाउ ड्यूरिंग द लेइंग पीरियड पोल्ट्री को चाहिए होता है एनफ स्पेस, प्रॉपर लाइट, सफिशिएंट वाटर, फीड रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड विटामिन के। ओके, मूविंग फर्दर। नाउ अगर आपको ये पूछे कि जब आप उसको फीड देते हो तो जो ड्यूरिंग द लेइंग पीरियड में मतलब जब आप उनकी मेटिंग कराते हो बर्ड्स की, या फिर आप अपनी पोल्ट्री की मेटिंग कराते हो इनकी, तो यहाँ पर आपको जो फीड देना है वो कैसा देना है? सबसे पहला वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, उसमें विटामिन ए और विटामिन के होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर लाइट, सनलाइट, सफिशिएंट वाटर भी उनको पिलाना है। चलिए अब बात करते हैं फिशरीज़ की। फिशरीज़ क्या है? फिश हम सभी को पता है एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक होता क्या है? जो पानी में रहता है आपका, ओके, दैट सर्वाइव्स इन वाटर। तो फिश इज़ एन एक्वेटिक एनिमल। और फिश एंड सी फूड्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और आयोडीन। इन केस आपसे पूछा जाए फिश और सी फूड्स में हमें क्या मिलता है, इन विच विटामिन या इन विच मिनरल्स दे आर रिच इन, यू शुड नो कि दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड इन आयोडीन। नाउ आपको दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है कि हमें पता है कि ये जो फ़िश है ये मेजर पार्ट ऑफ फूड कौन से लोगों के लिए है? जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं? जो समुद्र तट से लगते हुए एरियाज़ होते हैं, उसी को हम कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं। जैसे आपकी गुजरात है, आपका बॉम्बे हो गया, आपका नीचे आ जाओगे तो साउथ के एरियाज़ हो गए, ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये कोस्टल एरियाज़ हैं, तमिलनाडु है कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं ये फ़िश जो है इनकी मेजर पार्ट ऑफ फूड होती है, ठीक है, फ़िश ये इंक्लूड करते ही करते हैं। अब इसी तरीके से जैसे हमने पोल्ट्री पढ़ी थी ना, तो यहाँ पर हम करेंगे पिसिकल्चर क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश कल्चर इन फिश नर्सरीज इज़ कॉल्ड हैचरीज इज़ नोन एज पिसिकल्चर। बेसिकली क्या है, जब हम अपने फ़िश को प्रोड्यूस कराते हैं लार्ज स्केल पे, जब फ़िश की फार्मिंग होती है आपकी, हम बड़ी बड़ी फ़िश नर्सरीज़ होती हैं आपकी, ठीक है, उन फ़िश नर्सरीज़ में इन फ़िश की मेटिंग कराई जाती है। और मेटिंग कराने के बाद में जो आपकी फ़िश को प्रोडक्शन ऑफ फ़िश होती है, और उसी को बोलते हैं हम पिसिकल्चर। और प्रॉपर डेफिनेशन, रियरिंग ऑफ फिश इज़ ऑल्सो नोन एज पिसिकल्चर, ठीक है, रियरिंग एंड यूजिंग फिश। नाउ हमें पता है दैट वी हैव स्पेशल पॉन्ड्स जो भी होते हैं वो भी डेवलप करे जाते हैं। अब ये तो यानी हर जगह पे, अब वहाँ पर फ़िश है कोस्टल एरियाज़ में, तो उनका तो सीधा है कि उनके पास फ़िश अवेलेबल है और वो अपने पानी में से ले लेंगे। लेकिन अब जब यहाँ पर आप नॉर्थ में आएंगे या फिर कहीं भी देखते हैं तो लोग यहाँ भी फ़िश खाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स जो हैं, स्पेशल पॉन्ड्स इनके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स को हम बोलते हैं हैचरीज़। हैचरीज़ भी बोला जाता है। अब इन हैचरीज़ में फ़िशेस को रखा जाता है और सफिशिएंट लाइट एंड ऑक्सीजन इन हैचरीज़ में प्रोवाइड कराई जाती है, राइट, ताकि जो आपकी फ़िश है वो अच्छे से बड़ी हों, मेटिंग करें, और उसमें जो है सारा प्रोडक्शन होता है फ़िशेस का। अब हैचरीज़ होता है, द हैचरीज़ विद सर्कुलेटिंग वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड कैनाल्स आर नोन एज नेचुरल हैचरीज़। और द यूज़ ऑफ नेचुरल हैचरीज़ हैज़ इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट ऑफ फिश फ्रॉम 30 to 95%। आर्टिफिशियल हैचरीज़ में इतना सर्वाइवल रेट नहीं होता क्योंकि हम उतना टेम्परेचर, उतना उनको ऑक्सीजन, उतनी सनलाइट नहीं दे पाते। बट इन केस ऑफ योर नेचुरल हैचरीज़, जैसे पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गए, बड़े बड़े कैनाल्स हो गए, इनमें जो हैचरीज़ होती हैं, नेचुरल हैचरीज़ होती हैं, इनमें जो सर्वाइवल रेट है फ़िश का वो 30 to 95% से इम्प्रूव कर चुका है, राइट। चलिए अब आप बात करते हैं एपिकल्चर की, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर ओवर हो चुका है। सो एपिकल्चर क्या है आपका? अगर आप एक और चीज़ आपको याद रखनी है फ़िश के बारे में, द फिश विच ब्रीड्स इन सी वाटर, जो फिश ब्रीड करती है सी वाटर में उसको हम बोलते हैं मरीन फिश, ओके। और जो फिश जो होती है जो वाटर बॉडीज़ में जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स में ब्रीड करती है उसको बोलते हैं वाटर फिश। तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर आर टू मेन फिश, जो जिसको एक को बोलते हैं मरीन, MARINE, मरीन फिश,
and the second one is water fish. मरीन फिश जो है आपकी, इट ब्रीड्स इन सी वाटर, ब्रीड्स इन सी वाटर, एंड द सेकेंड वन इज वाटर फिश, इट ब्रीड्स इन water bodies such as like your ponds, your rivers, your lakes, ponds, rivers and lakes. ठीक है, अगर इसमें ब्रीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं वाटर फिश, जो ब्रीड करती है सी वाटर में तो उसको बोलते हैं मरीन फिश. नाउ वी कम्स टू एपीकल्चर. एपीकल्चर होता है आपका रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल. हनी बीज को रियर करना. हनी बीज क्या होती है आपकी मधुमक्खी. मधुमक्खी की रियरिंग को ऑन अ लार्ज स्केल इज़ नोन एज एपीकल्चर. अब आप पूछेंगे कि ये जो लाइफ साइकिल है हनी बी की, आपसे पूछी जा सकती है. तो लाइफ साइकिल होती है हनी बी की टिल 16 डेज. मतलब जो हमारी मधुमक्खी है वो 16 दिन तक जिंदा रहती है. 17वें दिन मर जाती है वो. ओके, टोटल 16 दिन जिंदा रहती है. तो इसका आपसे लाइफ साइकिल का प्रोसीजर पूछा जा सकता है. प्रोसीजर आपका है एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद हनी बी. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो आपको याद रखना है. सबसे पहला होता है एग. ठीक है, एग हुआ, एग दे दिया. देन 3 दिन के बाद आफ्टर 3 days लार्वा विल बी फॉर्म्ड. आफ्टर 6 days प्यूपा विल बी फॉर्म्ड एंड देन आफ्टर 7 days हनी बी विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, 7 दिन में हनी बी बन जाएगी प्यूपा से. सो दिस इज़ ऑल. अब हमारा चैप्टर इज़ ओवर. सो आगे देखते हैं. चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल, इसको क्या बोलते हैं, डेयरिंग. मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, घी, खोया एंड आइसक्रीम, ये क्या होते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स. देन वी हैव रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट, इसको क्या बोलते हो आप, पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री बर्ड्स कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे कि चिकन, hen, ducks, geese. The fish which breeds in water bodies such as ponds, rivers and lakes, उसको बोलते हैं हम फ्रेश वाटर फिश. दो तरीके की हो गई, ठीक है. एक तो हमने पढ़ी थी फ्रेश वाटर और दूसरी कौन सी पढ़ी थी बताना मुझे. द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश कल्चर इन हैचरीज, इसको बोलते हैं पिसीकल्चर. अगर आपकी फ़िश की फार्मिंग करते हो, फिश की रियरिंग करते हो तो उसको बोलोगे पिसीकल्चर. हनी बीज को रियर करते हो, हनी बीज की फार्मिंग करते हो तो उसको बोलेंगे हम एपीकल्चर, राइट. अगर आप हमें हमारे जो मिल्क देने वाले मिल्क प्रोडक्ट्स, जो रियरिंग कैटल को रियर करते हो फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डेयरिंग. 3 चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से, राइट. लाइफ साइकिल ऑफ हनी भी आपसे पूछा जा सकता है. इट इज़ ऑफ 16 डेज. 4 स्टेजेस आपको याद रखनी है. कौन कौन सी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड हनी बी. चलिए अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं लेके आऊँगी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड. उसके बाद में मुझे नहीं लगता, अगर आपने ये मेरी वीडियोस 3 देख ली हैं, इसके बाद चैप्टर में 0.001% भी कोई चीज़ ऐसी बची होगी जो मैंने कवर नहीं कराई है. टिल देन टेक केयर, एम, फोकस एंड अचीव. गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड वर्क हार्ड. टेक केयर.